Hi, and welcome to India's number one construction podcast, BuildMate Podcast. हाय एंड वेलकम टू द बिल्डमेट पॉडकास्ट। आज मेरे साथ सिविल इंजीनियर कुलदीप शर्मा है। ही हैज़ बिन इन द सीमेंट इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 10 years और मैं इनको पिछले 4 महीने से रिक्वेस्ट करूँगी सर हाँ आप हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, लेट्स टॉक अबाउट सीमेंट, क्योंकि सीजन 1 में मैंने स्टील कवर किया था और आज आई एम गोइंग टू कवर अ वेरी 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 वाइड टॉपिक कॉल्ड सीमेंट। बट वी विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज वी कैन, क्योंकि सीमेंट के अंदर कई बार सुनने के बाद आपको शायद लगे कि यार इसमें इंटरेस्टिंग क्या है सुनने के लिए। बट कुलदीप विल टेल यू समथिंग ग्रेट, some great historically सीमेंट के बारे में बताएंगे, कुछ सीमेंट की फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, सीमेंट के टाइप्स के बारे में बताएंगे, एडवांटेजेस एक्सेट्रा व्हाट नॉट। हाय कुलदीप, वेलकम। Hi Rishabh, thanks for having me. थैंक यू फॉर कमिंग बॉस। मतलब मैं तो कब से इंतज़ार में हूँ आपके। थैंक यू। और आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वी आर रिकॉर्डिंग। सीधा जंप इन करते हैं अपनी डिस्कशन में। कुलदीप हमारे लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सीमेंट इन आवर कंट्री कि हमारे यहाँ सीमेंट की रिक्वायरमेंट और सीमेंट की शुरुआत, ये दो चीज़ें कब हुई और हमें कब रियलाइजेशन हुआ कि हमारे देश को ज़रूरत है खुद सीमेंट प्रोड्यूस करने की। वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे पहले बात करते हैं तो सीमेंट कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। सो हम सीमेंट के ना दूसरे तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो वी वर यूजिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट। अगर आप देखेंगे तो इवन आप पिरामिड देखें या रोमन एम्पायर को देखें या इवन हमारे पुराने जो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो इंडियन आपको हेरिटेज के जो भी प्लेसेस नज़र Right, आते हैं of course. आप सब देखेंगे कि उसमें सीमेंट नहीं लगा बट उसका सब्स्टिट्यूट लगा है ना। बीट लाइम, बीट जिप्सम, बीट क्ले। अगर आप आज गांव पे जाके देखेंगे तो गांव में पुराने मकान जो आपको मिलेंगे आज भी वो देखेंगे चिकनी मिट्टी से वो प्लास्टर भी करते हैं, चिकनी मिट्टी से वो ब्रिक वर्क भी करते हैं। राइट। तो इसका सब्स्टिट्यूट बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 3000 BC से हमें अभी तक एविडेंस मिलते आ रहे हैं कि वो लाइम से और जिप्सम से कंस्ट्रक्शन किया करते थे उस समय, है ना। उसके बाद रोमन्स को बहुत अच्छा इसमें दिया गया है बिकॉज रोमन्स ने ना हाइड्रोलिक सीमेंट का सबसे पहले यूज़ किया। ओके। उन्होंने एक मतलब वॉल्केनिक ऐश थी वहाँ पे, उसको सब्स्टिट्यूट किया था पॉज़ोलैनिक मटेरियल। सो उनको क्रेडिट बहुत जाना चाहिए एक्चुअल में। अगर मैं आपसे प्रॉपर सीमेंट की बात करूं तो प्रॉपर सीमेंट वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1824 ओके बाय अ पर्सन नेम जोसेफ एस्पेडिन इन लीड्स इंग्लैंड। ओके ओके उन्होंने 1824 में इसका पेटेंट लिया था एंड उसके एक अलग से एक कहानी है। मतलब बताओ ना ही प्लीज। वाज अ ब्रिकलेयर एंड Yeah. उन्होंने एक कोशिश की थी कि अगर मैं लाइम को हाई टेम्परेचर्स पे गर्म करता हूँ तो उसके बाद उन्होंने देखा कि एक ऐसा प्रोडक्ट बना जिसको अगर हम सीमेंट के मतलब पानी के साथ उसको इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लेता है, वो एकदम से ना पत्थर टाइप हो जाता है। उसकी रिजेम्बलेंस एक एक पत्थर से मिलती जुलती पाई जाती है जो पोर्टलैंड में पाया जाता है। दैट्स व्हाई Okay. द नेम पोर्टलैंड कम्स। लोगों को अक्सर ये लगता है कि पोर्टलैंड का नाम है तो यानी कि ये इसके इन्वेंटर का नाम होगा। या फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन। नो, इवन नॉट इवन द प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओके सो व्हाट हैपेंड वाज कि जब उन्होंने इसको बनाया और उसको जब कास्ट किया तो जो उसकी रिजेम्बलेंस आ रही थी तो वो आ रही थी एक पत्थर से मिलता हुआ, मतलब मिलता जुलता था जो पोर्टलैंड में पाया जाता है। उससे रिजेम्बलेंस इसकी मिलती है। दैट्स व्हाई ही गिव द नेम पोर्टलैंड। पोर्टलैंड सीमेंट। अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, यस। है ना। तो इसी तरीके से वो सीमेंट का नाम ही एक्चुअली पड़ गया फिर वो हाँ, पोर्टलैंड Portland, सीमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सीमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों आई हमें। अगर आप देखेंगे तो पहले वी वर लिविंग इन रूरल एरियाज, Yeah. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज पे क्या आपका लैंड जो है बहुत ही कम है ना। जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो उसकी तरह से उनको अकोमोडेट करने के लिए वी कैन नॉट एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली। नाउ देयर इज अ नेसेसिटी फॉर अस टू एक्सपैंड वर्टिकली। वर्टिकली यस। सो जाहिर सी बात है वर्टिकल आपको जाना है तो आपको ऐसे मेंबर्स चाहिए या आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए जहाँ पे आप कम जगह में ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो, है Right. ना। तो जो पहले के ज़माने में आप कंस्ट्रक्शन देखते थे तो वहाँ पे 18 इंच की वॉल्स हुआ करती थी या उससे भी Right. ज़्यादा हुआ करती थी बिकॉज वहाँ स्पेस की कोई कंस्टेंट नहीं था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से कोई चीज़ गिरती नहीं थी वैसे भी, है ना, बट उसका सब्स्टिट्यूट था। अब रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि हमें कम जगह में ज़्यादा बनाना है, ऊंचा बनाना है, तो जाहिर सी बात है हमें सोफिस्टिकेटेड मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। राइट। तो ये तब आया क्योंकि आपके ब्रिजेस हैं या आपके एक्वाडक्ट्स हैं या वायाडक्ट्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, वो उससे नहीं बन सकते ना, वो एक साइंटिफिक चीज़ों से बन सकते हैं। बिल्कुल। तो रिक्वायरमेंट वहाँ से आई। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में 1904 वाज द ईयर जहाँ पे सीमेंट को पहली बार मैन्युफैक्चर किया गया था इन मद्रास। देयर वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी। कमर्शियली इसको मैन्युफैक्चर किया गया था इन द ईयर 1912। ओके। एंड इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से कंपनी हुआ करती थी पोरबंदर में, अच्छा। जिन्होंने सबसे पहले इसको मैन्युफैक्चर किया कमर्शियली।
एंड दे वर मैन्युफैक्चरिंग अराउंड आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो 400 बैग्स पर डे के आसपास वो करते थे। अच्छा। और 1914 के आसपास तक उन्होंने किया था। उसके बाद थोड़ा सा टर्बुलेंस का टाइम था हमारे यहाँ। या आप मारेंगे तो 1948 तक, 1940 से 1948 तक कोई सीमेंट प्रोडक्शन नहीं हुआ हमारे यहाँ, बिकॉज आई थिंक ऑफ कोर्स यू वर अंडर ब्रिटिश राज, हमें बढ़ने देने का तो कोई मौका वैसे भी नहीं देना था उन्होंने। मैं ये तो नहीं बोलूँगा बिकॉज इतना डीप में नहीं गया, क्यों नहीं हुआ। आई थिंक उस समय वर्ल्ड वॉर का आई थिंक इशू चल रहा था। ओह इज इट? यस ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल से उसकी Global वजह से, crisis. हाँ, ग्लोबल क्राइसिस था। या बट 1948 के बाद हमने कमर्शियली इसको बनाना शुरू किया, और उसके बाद तो हम बढ़ते जा रहे हैं। बट अगर मैं आपको एक कटु सत्य बताऊँ, मतलब एक हार्श ट्रूथ बताऊँ, तो 4.27 बिलियन टन्स की इंडस्ट्री है सीमेंट की, है ना। अगर आप इसको पर कैपिटा कंजम्पशन हम निकालते हैं, तो पर कैपिटा कंजम्पशन अगर आप वर्ल्ड की निकालें तो 500-700 के केजी पर केजी के आसपास आती है पर कैपिटा कंजम्पशन, है ना। इंडिया की अभी भी 200 के आसपास आ रही है, ओके। है ना। अगर हमारा आप नियरेस्ट नेबर देखें चाइना, कैन यू बिलीव चाइना इज कंज्यूमिंग एटलीस्ट 1000 to 1500 केजीज पर कैपिटा कंजम्पशन, इतना ज़्यादा है। तो वी आर दैट मच बिहाइंड। हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल है फिर हमारे पास, पोटेंशियल है right? हमारे पास, जाहिर सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता भी जा रहा है, पीपल हैव स्टार्टेड बिल्डिंग, एवरीबॉडी इज इनटू कंस्ट्रक्शन, मतलब देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर इट। ह्यूज स्कोप। लोग बना भी रहे हैं, रहने के लिए जगहें क्रिएट कर रहे हैं, प्लस रेंटल इनकम ट्राई कर रहे हैं, कमर्शियल्स ट्राई कर रहे हैं, बहुत कुछ काम चल रहा है। बहुत चल रहा है। देखिए, जितना पॉपुलेशन, मतलब अगर हम बताएं तो हम इसको पढ़ते थे पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म्स में। Right. तो इंडिया के पास लैंड मास ऑलरेडी कम है, अगर आप किसी और से कंपेयर करें, Right. बी इट चाइना, बी इट यूएस, लैंड मास ऑलरेडी कम है, पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी एरिया पकड़ते हैं तो वहाँ डेंसिटी पॉपुलेटेड हो जाता है। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप, मतलब मैं 1000 गज का प्लॉट ले लूँ और उसको आराम से बड़ा करके बनाऊँ, वो चीज़ नहीं हो सकती ना। राइट। तो यहाँ पे तो आपके प्लॉट साइजेस भी छोटे हो गए हैं। बट हाँ, यू कैन एक्सपैंड वर्टिकली, और टू एक्सपैंड वर्टिकली यू नीड अ सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन। Materials with a lot of strength and a lot of durability. You need new age materials and new tech to be developed around it. Yeah, and every day a new tech is being developed. Right. अगर मैं बोलूँ अभी तक भी रुका नहीं है, मतलब हर रोज़ कुछ नया प्रोडक्ट हमें सुनने को मिलता है। बिल्कुल मिलता है। न्यू टेक के साथ साथ हम जो हमारी जो पुरानी रूट्स हैं, हम वहाँ भी जा रहे हैं। देयर आर थिंग्स कॉल्ड, जैसे जो गांव के अंदर अभी आपने बात करी कि क्ले और इस सब चीज़ों से प्लास्टर भी होता था और इससे ब्रिक्स भी बना के फिर उसका साथ में वो सीमेंटिशियस मटेरियल यूज़ होता था। अब तो प्लास्टिक मटेरियल भी वो क्ले को मिक्स करके बनने लगा है, और गांव की वो मिट्टी जो होती थी, जो दीवारों पे लिपाई करी जाती थी, वो भी यहाँ शहरों में भी होने लगा है अब, ताकि दीवारें ठंडी रह सकें। एंड आई हैव सीन इट। कुछ वैदिक प्लास्टर के नाम से चल रहा है आजकल, और काफ़ी कुछ हो रहा है। वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स ओनली। या ग्रेट। सीमेंट में टाइप्स क्या हैं विच आर रेगुलरली यूज्ड इन, घरों के अंदर बात करेंगे अभी पहले। तो अगर मैं आपको ओरिजिनली बताऊं तो 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट वी कैन मैन्युफैक्चर। 14 मैं तो यार 3 ही पढ़ी थी ऑनलाइन। अच्छा बताइए प्लीज। देयर आर 14 डिफरेंट काइंड ऑफ सीमेंट दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। बट एक क्वेश्चन मेरे से, मैं आपको इसमें एक दूसरा टर्म लेके आता हूँ। या सो व्हेनेवर वी विजिट अ साइट तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कौन सा सीमेंट अच्छा है, हाँ, एंड दे आर बेसिकली आस्किंग विच टाइप ऑफ सीमेंट आई शुड यूज एंड विच इज बेस्ट इन क्लास। इन एक्चुअलिटी मतलब एनी टाइप ऑफ सीमेंट, मतलब जो भी 14 डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट है, वो सब अलग अलग यूसेज के हिसाब से बने हुए हैं। सो आई कैन नॉट से दिस सीमेंट इज बेटर देन दैट और दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज बेटर देन दैट। एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर डिमांड, यू कैन चूज विच सीमेंट सूट्स यू बेटर एज पर योर एप्लीकेशन। या एज पर योर एप्लीकेशन। अ लॉट ऑफ थिंग्स कम्स इनटू प्ले। राइट। अगर मैं आपको जैसे बात करूँ कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किसी को बनाना होता है तो उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, मुझे ऐसा सीमेंट चाहिए जो सल्फेट रेजिस्टेंट हो। हाँ, तो उनके लिए वो उनकी जनरल रिक्वायरमेंट होती है या तो SRC दे दीजिए मुझे, या फिर मुझे PSC दे दीजिए, स्लैग सीमेंट दे दीजिए, या सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट दे दीजिए। बोथ वर्क्स वेरी गुड। या तो वैसे अगर आप जनरली बात करें, जो हम ट्रेड की बात करते हैं, बिकॉज अगर मैं आपसे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट में सब चीज़ें स्ट्रीमलाइंड है। वहाँ पे आप देखें तो दे हैव अ क्वालिटी डिपार्टमेंट, एंड अगर आप किसी क्वालिटी वाले से मिलते हैं तो उनका स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्योंकि वो प्रॉपर प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं ना। उनकी पूरी टीम है, PMC अलग होगी, इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग होंगे, सिविल इंजीनियर्स अलग होंगे, आर्किटेक्ट्स अलग होंगे, हो सकता है मल्टीपल आर्किटेक्ट्स हो। तो वहाँ तो सवाल वो आने ही है ना टेक्निकल। अब जहाँ घर बनता है आज भी, अनफॉर्चुनेटली 80% जितने भी घर बन रहे हैं रूरल या हाफ अर्बन में, सेमी अर्बन में, अभी भी आर्किटेक्ट हम खुद ही हैं, इंजीनियर भी हम खुद ही हैं। देखिए, सबसे बड़ी मतलब मुझे जो 10 साल में अगर आप देखेंगे ना, तो दिस वॉज द वी कैन से
आयरनी आई कैन से क्या? कि यहाँ पे ना मतलब इवन दिल्ली आई विल से, मैं तो दिल्ली में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं दिल्ली की बात करूँ और मैं आपको ये बोलूँ कि आप 80% भी शायद हायर एंड पे बोल रहे हैं, I will say 90% of people don't want to hire an architect, they don't want to hire a structural designer, Yeah. they don't want to even consult a structural engineer also. Do you think that the trust is not there? No, actually the awareness is not there. Okay. Because what happens ना, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ पे क्या है, हम 1.5 साल में विश्वास करते हैं Yes. कि मेरे पड़ोसी ने बनाया तो मैं पड़ोसी के पास गया कि भाई साहब आपने क्या क्या लगाया, मुझे बताओ कहाँ से क्या आया था, Yes. आपकी ड्राइंग आपने कैसे बनवाया है, और आप अपने ठेकेदार से मिलवा दीजिए, दैट्स इट। या तो आपका पड़ोसी होगा, आपका एडवाइजर, या आपका रिश्तेदार होगा, या फिर थर्ड आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए। Yeah. दे डोंट वांट टू गो टू द फोर्थ पर्सन। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप अगर प्रॉपरली बिल्डिंग को डिज़ाइन नहीं कराएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना एक हार्म के उसमें खड़ा कर रहे हैं, बिकॉज दिल्ली इज़ इन जोन 4। Yeah. एंड वेन एवर आई आस्क पर्टिकुलर जेंटलमैन कि सर आपने इसमें अर्थक्वेक के प्रोविजंस लिए, तो दे ऑलवेज से कि सर अभी तक खड़ी है ना, बाकी बिल्डिंग थोड़ी गिरी तो हमारी क्यों गिरेगी। तो मैं कहता हूँ आप आर यू वेटिंग फॉर समथिंग दैट टू हैपन, आर यू वेटिंग फॉर अ कैलामिटी टू हैपन, देन ओनली यू विल मेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि नहीं मुझे अच्छे से बनाना है। हाँ, जब अगल बगल कोई बिल्डिंग करेगी तब जागोगे। दैट्स आई मीन ये एक इशू है। एंड अगर मैं ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ आपसे कि दिल्ली में अगर 90% लोग नहीं करना चाह रहे, तो सोचिए पैन इंडिया में Tier 2 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़, वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल होगा। yeah. एंड मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इस चीज़ के लिए, बिकॉज देखिए व्हेन यू आर कंसल्टिंग इन अ कॉन्ट्रैक्टर, देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्ट्रैक्टर ही सजेस्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स गलत नहीं है अपनी जगह पे, बट हमारी फील्ड ना एवर चेंजिंग है। Yeah. जैसे हम बात करें कि एवरी डे समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप, है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें तो पता चल रहा है बिकॉज वी आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो प्रोजेक्ट सेल्स है उनको पता चल रहा है बिकॉज वी आर पिचिंग टू देम, बट जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको तो अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि किसी ने बताने का किया ही नहीं। हालांकि अब इस समय आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिए हैं, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग कैंप्स, इवन मेनी बिल्डिंग प्रोडक्ट कंपनीज लाइक स्टील एंड सीमेंट हैव ऑलरेडी टेकन इनिशिएटिव्स, दे आर ऑल्सो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मेसन्स, दे आर Yes. क्रिएटिंग अवेयरनेस जस्ट सो दैट वी कैन एक्चुअली हम सबको एक प्लेन फील्ड पे ले आए कि यार कम से कम बेसिक मिनिमम तो ये होना चाहिए। अगर एज पर IS कोड RCC के लिए हम 25 है तो एटलीस्ट M25 हम बनाना शुरू करें। Yeah. एक वो है। बिल्कुल। बाकी आप सीमेंट के बारे में अगर आप जानना चाह रहे थे, तो टाइप ऑफ सीमेंट जो रेगुलरली हम देखते हैं यूज़ होते हुए, तो दैट द फर्स्ट इज PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, देन इट्स पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसके अलावा OPC भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, OPC 43 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जनरली ये 3 दिखते हैं, बट आपने सुना होगा OPC 33 के बारे में भी, OPC 53 के बारे में भी, एंड ब्लेंडेड सीमेंट के बारे में Yes. भी। ये हैं बेसिकली जो ब्रॉड टाइप्स। ब्रॉड टाइप जो चलन में है। अगर किसी से PPC बोलते हैं या OPC बोलते हैं तो मैंने देखा है लोग कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में पहले तो आप ये बता दो OPC क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सबसे आसान है डिफाइन करना। फर्स्ट गो विद OPC लेट्स। सो OPC इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये 3 ग्रेड्स में बनाया गया था पहले, OPC 33, 43 एंड 53। जो 33, 43, 53 है वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज, दैट इज मिनिमम, इतनी होनी चाहिए। इसमें आप मान के चलेंगे तो प्रोसेस मोरलेस सबका सेम ही होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, हम कुछ एस्पेक्ट को चेंज करते हैं बस। तो OPC इज 95% सीमेंट प्लस 5% वी कैन ऐड एज अ प्रॉपर्टी इम्प्रूवर, वी Okay. कैन ऐड लाइमस्टोन इन इट एंड अदर थिंग। तो OPC इज दिस, 3 तरह That's के it. होते हैं, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। प्लेन एंड सिंपल। नेक्स्ट कम्स PPC। तो मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सर कंफ्यूज मत होइए, तो मैं एक इक्वेशन ड्रॉ करता हूँ उनके आगे, PPC इज इक्वल टू OPC प्लस फ्लाई ऐश। एम आई राइट? टू सम एक्सटेंट यस। हाँ, तो फिर आप आज डिफाइन कर दो कि PPC एग्जैक्टली क्या है फिर। देखिए सब चीज़ों का ना मेन जो प्रोडक्ट है, मतलब जिससे ये बनता है, दैट इज क्लिंकर। ठीक है, क्लिंकर के बाद सब चीज़ें चेंज होना शुरू Raw होती हैं। material. रॉ मटेरियल आप देखेंगे तो सबका बनाने का लगभग प्रोसेस सेम है, क्लिंकर तक का प्रोसेस लगभग सबका सेम है। क्लिंकर भी बता दो क्या होता है, क्योंकि तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा फिर। नहीं उसको नहीं जाएंगे। क्लिंकर तो रॉ बेसिकली लाइमस्टोन हो गया, करेक्ट? नहीं, व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। प्लीज व्हाई नॉट। सो व्हाट वी हैव, हमें सीमेंट बनाने के लिए 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होती है, लाइम एंड सिलिका। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लाइम एंड क्ले या लाइम एंड सिलिका आप दे सकते हैं। तो लाइमस्टोन एंड सिलिका प्लस उसमें हम एल्यूमिना आयरन और जिप्सम ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब आप इसका प्रोसेस देखेंगे तो इसको हम क्वेरीज से, मतलब जो इसकी लाइमस्टोन बेल्ट्स होती हैं वहाँ से हम क्वेरी करते हैं, फिर इसको क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग करने के बाद
रोटेटरी मिल किल में अंदर जाता है, वहाँ से 1200 से 1600 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड के बीच में अपना ये गर्म होता है, वहाँ से जो निकलता है दैट इज क्लिंकर। अच्छा, ओके ओके। दैट इज क्लिंकर। क्लिंकर जो निकला वो उसके बाद असली गेम स्टार्ट होता है। मतलब आप ये सकते हैं क्लिंकर के साथ आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, उस तरह का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इट विल बिकम अ डिफरेंट प्रोडक्ट। डिफरेंट Okay. प्रोडक्ट, है ना। तो क्लिंकर इज अ बाय प्रोडक्ट आई विल से। व्हेन क्लिंकर कम्स एंड क्लिंकर के अंदर जब हम फ्लाई ऐश को ऐड कर देते हैं जिप्सम के साथ, तो वो पीपीसी बनता है। ओके, उसी क्लिंकर के साथ अगर मैं स्लैग ऐड कर दूं जिप्सम के साथ, तो वो पीएससी पीएससी सीमेंट बन जाए। उसी क्लिंकर को मैं फाइनली उसको क्रश करके उसमें अगर मैं 5% प्रॉपर्टी इंप्रूवर डाल देता हूँ तो मेरा ओपीसी बन जाए। ओपीसी में भी 33 सब बंद हो चुका है, 33, 43, 53 है, तो उसकी ग्राइंडिंग और उसकी जो फाइननेस है उसको डिफरेंशिएट करके हम उस ग्रेड तक पहुँच सकते हैं। ओके। तो जिप्सम वो है, उसके बाद ये चीज़ें हम बना सकते हैं अलग अलग। एक कुछ वाटर रिपेलेंट सीमेंट भी आने लगा है आजकल। सो व्हाट हैज हैपेंड ना, जैसे मैंने आपको बोला, मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एवरी कंपनी इज कमिंग अप विद न्यू थिंग्स, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। So water repellent cement is a different kind of a cement जिसके अंदर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है, तो जिसके ऊपर से पानी मोस्टली बह के निकल जाता है। Right. तो अगर आप उसको देखेंगे तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। थोड़ा सा उसके साथ ये है कि लोग एप्लीकेशन में ध्यान नहीं देते, तो उसका जो एक्चुअल बेनिफिट होना चाहिए वो लोग नहीं ले वो नहीं आ पाता। बिकॉज देखिए इसमें क्या एक प्रोटेक्टिव फिल्म बन रही है। अगर आपने कास्टिंग करते समय, कंक्रीटिंग करते समय वाटर सीमेंट रेशो का ध्यान नहीं रखा, आपने ज़्यादा पानी डाल दिया उसमें और अगले दिन उसमें श्रिंकेज क्रैक्स आ गए, तो पर्पस डिफीट हो गया। क्योंकि एक बार अगर उस फिल्म में क्रैक आ गए तो पानी अंदर चला गया तो पर्पस डिफीट हो जाता है। तो अगर आप उसकी एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट। कोई भी इंसान जो अपना घर बना रहा है एंड कंसिडरिंग कि उन्होंने लाइक वी डिस्कस्ड केसेस 9 आउट ऑफ 10 तो प्रोफेशनल्स भी नहीं हायर कर रहे, घर बनाते समय एप्लीकेशन के बेसिस पे फर्ज करिए पीसीसी डल रही है, फिर उसके बाद वो राफ्ट की तैयारी हो रही है, कॉलम कास्टिंग हो रही है, अलग अलग यूजर्स के हिसाब से क्या उनको अलग अलग सीमेंट यूज़ करनी चाहिए? अगर हाँ तो फिर किस तरीके से उनको डिसीजन लेना चाहिए? कैन यू प्लीज गाइड? देखिए अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि आप अपना होमवर्क ज़रूर कीजिए। देखिए सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। जैसे मैं आपको एक बताऊं, किसी की रिक्वायरमेंट है कि मुझे हाई स्ट्रेंथ चाहिए, किसी की रिक्वायरमेंट है मुझे अर्ली डी शटरिंग चाहिए, किसी की रिक्वायरमेंट है मुझे प्रोजेक्ट में इकोनॉमी लेके आनी है ना। दीज आर 3 डिफरेंट एक्सपेक्ट। डिपेंडिंग ऑन दैट आप तीनों के हिसाब से आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। यस, है ना। आपको अपनी रिक्वायरमेंट को असेस करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको खुद को अपना होमवर्क भी करना ज़रूरी है। डोंट रिलाई ऑन व्हाट अदर्स आर सेइंग, व्हाट योर नेबर इज सेइंग, व्हाट योर रिलेटिव इज सेइंग और व्हाट अ कॉन्ट्रैक्टर इज सेइंग। But contractor at least has a good experience, so you can actually listen to him as well. But neighbors and relatives, I don't suggest that much. Do your own homework. अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि I'm getting confused now, अपने होमवर्क के बाद take the help of at least companies, because companies actually have that department with them. They have engineers, they have technical teams. they have technical teams. You can ask them, they will come, they will explain about the product, the USPs, and just ask whatever companies you want to have. Ask them to send their engineers. And most of these services are free. हाँ, most of them are free. आप उनसे बैठ के आप उनसे प्रोडक्ट समझिए, वो आपको अपने यूएसपीज बताएंगे, उनके यूएसपीज के हिसाब से देन मेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि हाँ अब मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है। बिकॉज इस चीज़ में पैसा नहीं लगना, बट आपका जो मकान एक बार बन गया, बिकॉज एक चीज़ हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप एक घर बनाते हैं तो कम से कम 30 से 40 साल के लिए बनाते हैं ना। यू कैन चेंज द पेंट ऑफ योर होम, Yes. you can change the sanitary wear of that home, है ना। you can change almost everything, सब चेंज हो जाता है। बट आपने एक बार घर में जो सीमेंट, सरिया, रोड़ी, डस्ट, ईटा जो लगा लिया, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हो सकता बिना तोड़े, है ना। तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ में अच्छे से वर्क करना ज़रूरी है। आजकल गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट अगर आपको कहीं पे भी जाके लग रहा है कि हाँ अब मुझे कॉन्शियस डिसीजन लेना है और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, take the help at least of the professionals who are there in the company, who can come and who can guide you well. Are there any good online resources that you know of जहाँ कोई भी होम बिल्डर अपना जाके कुछ रिसर्च कर सकता है? अगर है तो बता सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज क्योंकि गूगल पे जनरिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एज फार एज डिज़ाइन मिक्सेस। ट्रस्टेबल सोर्स भी तो चाहिए होती है ना, क्योंकि मैंने ये देखा है कई हर जगह वो इंडिविजुअल ओपिनियंस ही होती हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो किसी ने घर बनाया था तो उनका जो अनुभव था उन्होंने वो डाल दिया, एंड it might be good for semantics कि this is what you need to take care of, but it might not be good in terms of suggesting a product or the right mix for the construction. मैंने तो ये देखा अभी तक ऑनलाइन।
इन दैट केस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन दैट केस आप अपने जो कंपनीज के जो इंजीनियर्स हैं वो सर्विसेज उनकी अच्छे हेल्प रहेंगे। लीजिए। हाँ, बिकॉज दैट हेल्प्स। आई विल नॉट से कि सिर्फ सीमेंट में ऐसा है, इसमें सब चीज़ों में ऐसा है। इवन स्टील हैज इंजीनियर, स्टील इंडस्ट्री ऑल्सो हैज दिस सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री। इवन अगर आप पेंट के लिए बुलाना चाहें तो पेंट के लिए भी वो कंसल्टेंट बेस्ड हैं। टेक द सर्विसेज ऑफ एटलीस्ट दोज पीपल, क्योंकि वो आपको गाइड करने के लिए ही हैं। दे आर नॉट देयर टू डू एनीथिंग एल्स। I know what you mean. तो आप उनकी हेल्प लीजिए, अपना खुद का एक होमवर्क कीजिए। पहले अपनी रिक्वायरमेंट जॉट डाउन कीजिए कि मेरी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे घर जल्दी बना के निकलना है, या मुझे लॉन्ग correct. टर्म के लिए बनाना है, या मुझे हायर मतलब मोर नंबर ऑफ स्टोरीज चाहिए, या मेरा एरिया कम है, मुझे कॉलमलेस बिल्डिंग चाहिए। कई लोग ये भी प्लान करके चलते हैं कि मुझे आगे जाके एक फ्लोर डालना है, तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ डालते हैं लोग। ये सारा होमवर्क आपको करना चाहिए। राइट, अपनी रिक्वायरमेंट पहले अपनी निकाल रिक्वायरमेंट पहले आपको लिखनी है। इवन इकोनॉमी भी आप निकाल के रखिए कि आपके प्रोजेक्ट में एक्चुअल खर्चा कितना बजट करना कितना चाहिए। है। हाँ, करेक्ट। क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेशन इन सब चीज़ों के पैरामीटर्स के ऊपर ही लेना पड़ेगा। राइट। अगर आप सोचें आपके पड़ोसी ने कुछ किया है, ज़रूरी नहीं कि उसका बजट और आपका बजट सेम हो, उसकी रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट सेम हो। राइट। हो सकता है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पर्टिकुलर चीज़ उसको सूट कर गई हो, राइट। आपको शायद ना करे। कुलदीप, कोई भी आपसे एडवाइस लेता है, कहता है यार दोस्त मैं घर बना रहा हूँ, मुझे बताओ क्या मैं सीमेंट खरीद के साइट पर कंक्रीटिंग कराऊँ, साइट मिक्सिंग करके, या फिर मैं आरएमसी के लिए जाऊँ? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, मैंने दोनों चीज़ों में फेयर अमाउंट ऑफ टाइम दिया है। इफ़ यू आर गोइंग विद अ गुड कंपनी, ट्रस्टेबल सोर्स, इफ़ यू आर गोइंग विद अ ट्रस्टेबल सोर्स इन आरएमसी, देन डेफिनेटली आरएमसी में आपको टाइम बचता है। बट लेकिन दिक्कत क्या है हमारे साथ कि आरएमसी में आज काफ़ी लोकल प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं। सो क्वालिटी मेंटेन करना एक इशू है, दूसरा प्रॉपर क्वांटिटी में मिलना थोड़ा सा इशू हो जाता है। मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ साइट पे, क्योंकि साइट पे ना आपको M20 M25 मोस्टली बनाते हैं लोग, तो M20 M25 साइट पे आसानी से बन जाता है। ओके। और साइट पे अगर आप खुद बनवा रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द होल प्रोसेस। हाँ, थोड़ा विजिलेंट रहेंगे तो हो आप जाएगा। विजिलेंट रहेंगे, बहुत इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप उससे अच्छी स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई यूजुअली सजेस्ट कि अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास नॉलेज है, एंड आपके पास मतलब जगह है रखने की रॉ मटेरियल्स को, एंड आप अपना टाइम दे सकते हैं, तो आप साइट पे बनाइए। किसी किसी एरिया में जैसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप देखें तो सेंट्रल दिल्ली में कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा हैं। सेंट्रल दिल्ली इन द सेंस पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये वाला एरिया, कि जहाँ पे ये सब हमारे पास लिबर्टी नहीं है, तो वहाँ पे फिर आरएमसी का ज़्यादा अच्छा यूज़ है, क्योंकि वो एफिशिएंट आए करके चलेंगे। राइट। बट इन दैट अगेन, अगर आप आरएमसी भी लेना सोच रहे हैं तो एटलीस्ट एक ट्रस्टेबल सोर्स ढूंढिए, राइट। तभी मैं सजेस्ट करता हूँ। बट दिल्ली जैसे एरिया में तो अब एनजीटी बैन्स और काफ़ी कुछ होने लगा है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, और स्पेशली वो जो टाइम होता है हमारा नवंबर दिसंबर वाला, इट बिकम्स वेरी टॉरिड, क्योंकि पहले एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होती हमारी। उस टाइम पर तो मटेरियल्स का ओपन रहना और वो सब एनजीटीज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, तब तो फिर ऑप्शन नहीं बचता साइट मिक्सिंग का एक्चुअली मेजर केसेस में। तो थोड़ा सा उस टाइम पर या तो आरएमसी के लिए ऑप्शन देखना पड़ता है, या क्लोज निटेड एकदम बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। मेरे पास कई लोग इस तरीके की बात करते हैं कि मैं काम करता हूँ यार, कि मैं लेट्स से मैं सिर्फ प्राइस कैटेगरी की बात करूँगा, आई विल नॉट नेम एनी ब्रांड्स, बट कस्टमर गोस फॉर कि यार एक काम करता हूँ, मैं ए कैटेगरी या ए प्राइसिंग, ए प्लस प्राइसिंग का सीमेंट तो कंक्रीट में यूज़ कर लेता हूँ, और जो चीपर वर्जन है वो मैं प्लास्टिक में लगा लेता हूँ, या जो ब्रिक वर्क है या मेरा जो एसी ब्लॉक मुझे लगाना है जो भी वटेवर, उसमें सस्ता सीमेंट लगा लेता हूँ। ऐसा कुछ होता है? मतलब डज इट रियली वेरी लाइक दैट कि प्राइस के हिसाब से डिस्कस करना चाहिए कस्टमर को? देखिए, मैं अभी वही बोलूँगा कि ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बट लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स कभी कभार इकोनॉमी निकालना ज़रूरी होता है, तो करते हैं। बिल्डर्स भी करते हैं एंड इंडिविजुअल होम बिल्डर्स भी करते हैं। एंड आपको मैं एक चीज़ बोलूँ ना, मतलब आई कैन नॉट से दैट अगर कोई भी कंपनी आज सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है तो वो गलत प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए BIS ऑलरेडी बैठा है। राइट। So we have set of IS codes which are available, and every company has to abide by those parameters. And you are getting those test certificates coming to you from the manufacturers, TC जो होता है, बिल्कुल वो मिल ही रहा है आपको 28 days हाँ, तो कोई मैन्युफैक्चरर गलत सीमेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकता। अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, लाइसेंस्ड वेंडर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अच्छा ही सीमेंट बना रहा होगा। They are bound to produce good quality. They are bound to produce. Government norms are very strict. Very strict in that. Very strict in cement manufacturing. Because हमारी एक गलती से काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं ना, तो इस वजह से वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, पैरामीटर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और जनरली ऐसा नहीं होता कि आपको कोई गलत सीमेंट बना के दे। A good way to judge a brand कि ये ब्रांड अच्छा रहेगा would be to see कि CPWD, PWD, DMRCs ये कौन से ब्रांड लगा रही हैं, राइट? क्योंकि मेरे ख्याल से मेजर ब्रांड सब अप्रूव्ड ही है, सब अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर। मेजर सब अप्रूव्ड हैं। And these are the best engineering bodies in our country and the engineering minds. CPWD, MCD, GDA, DDA,
ये तो सबसे अच्छे बड़े सबसे अच्छे engineering designer। minds हैं, and they don't compromise with any kind of materials as such. तो जो भी मटेरियल स्पेक्स इनके लिए सही है वो हमारे घरों के लिए भी परफेक्ट ही होंगे। बट उनका देखिए, उनका फिर से केस अलग है। अगर आप देखें तो उनको, उनकी रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली OPC 43-53 इसकी मोस्टली। ओके, तो अगर आप उनके पैरामीटर्स को अपने घर से जज करेंगे, देन अगेन वी आर मेकिंग द सेम मिस्टेक, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, हमारी रिक्वायरमेंट अलग है। इवन आई कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट एवरी टाइम। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। तो हमारी नीड बेसिस के हिसाब से वी नीड टू टेक दैट राइट कंसल्ट एंड देन वी नीड टू सिलेक्ट आवर सीमेंट प्रोडक्ट, जो शायद मुझे अब तक लग रहा था, इनफैक्ट किसी भी घर बनाने वाले को लगता होगा क्या है, सीमेंट सरिया तो 1 मिनट में ऐसे खरीदो शुरू कर दो बिल्डिंग अपनी, राइट? तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इनफैक्ट इफ यू पे अटेंशन यू मे बी एबल टू सेव सम मनी ऑन इट, राइट? या इज देयर एनी सीमेंट जो ये करे कि हमारा जो बिल्डिंग का स्टील है उसको करोड़ होने से बचाए, ऐसा कोई सीमेंट आता है? देखिए, अगर आप देखें तो सीमेंट कोरोजन जो होता है वो मेनली होता है क्लोराइड कंटेंट की वजह से। तो अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या विल से BIS ने इसके ऊपर एक लिमिट सेट कर रखी है। उससे नीचे अगर आपका सीमेंट दे रहा है तो इट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिंग योर स्टील। टू प्रोटेक्ट योर स्टील देयर बेटर वेज, आई विल से। अगर आप देखेंगे तो प्रोटेक्टिव एक आजकल लोग देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर दे देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दैट। सेकंड, अगर आप प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्टील ऑन द स्टील, कुछ लोगों ने फर्दर स्टार्ट किया है। अगर आप एक अच्छे से प्रॉपर यूज़, आप कवर ब्लॉक का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक प्रॉपर कवर दे रहे हैं उसको, तब भी आपका स्टील बच जाता है, राइट? एंड मोरलेस मतलब आप ये कोशिश कीजिए कि जब भी आप सीमेंट इस्तेमाल कर, मतलब एटलीस्ट स्टील इस्तेमाल करने वाले हो, तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी मत मंगा लीजिए, क्योंकि रखे रखे भी उसमें कोरोजन आ जाता है। तो हमें वो प्रोसेस जितना आप डिले कर सकें उतना अच्छा है। बट एज फार एज अगर मैं आपको कोरोजन की बात करूँ तो PPC मैंने जो देखा है, जो PPC एंड PSC हैं, इन ये थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बांद्रा वर्ली सीलिंग अभी जो बनाया है उसमें जो मैंने सुना है, जो वहाँ पे इंजीनियर्स थे उनसे, यहाँ पे कंपोजिट सीमेंट बनाया गया था जिसमें स्लैग एंड फ्लाई एश दोनों का मिक्स यूज़ किया गया था। ओके, जस्ट टू यू कैन से डिले द प्रोसेस ऑफ इंग्रेस ऑफ क्लोराइड इनटू द स्ट्रक्चर। वाओ। है ना? तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेरे को लगता है कि ब्लेंडेड सीमेंट ज़्यादा अच्छा एक आपको Better result देगी। बेटर रिजल्ट दे पाता है एज़ कम्पेयर टू OPC, जो मैंने देखा है अपनी जर्नी में। कुलीप, साइट्स पर आप कई बार साइट रेगुलर विजिट करते हो, हर जगह कई जगह छोटी बड़ी हर तरीके की साइट आपने देखी है। एनी मेजर ब्लंडर्स दैट you've seen and maybe you can share with us, people can avoid it? आई हैव सीन मैनी। मैं आपको एक एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मतलब लोगों का वही कि ना, लोग चुनते कैसे हैं सीमेंट। देर आई मेट अ जेंटलमैन, मतलब उनकी एज रही होगी आई थिंक 60+, ओके, आई थिंक 70+ हो गई। सो उन्होंने हमें साइड पे बुलाया था कि बेटा मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, आके देखो इसको ज़रा क्या है। मैं पूछा, मैंने कहा बताइए क्या आपको आपको क्या लग रहा है, पहले अपनी असेसमेंट बताइए आप। देन ही सेड कि यार मुझे सीमेंट में प्रॉब्लम लग रही है, मुझे लग रहा है सीमेंट में दिक्कत है, सीमेंट ख़राब आया है। मैंने कहा, आपने जज कैसे किया ख़राब आया? आप हाउ यू केम टू अ कंक्लूजन कि ख़राब ना आया? बोलते यार मैंने चाट के बताया था सीमेंट अच्छा है कि नहीं। व्हाट? मैंने कहा यार आप मजाक कर रहे हो। बोलते रुको, कहाँ है आपका सीमेंट? मैंने कहा वो रखा, वो लेके आए, उन्होंने मेरे सामने चाट के दिखाया। बोलती है इसमें टेस्ट आ रहा है, ये वाला सही है, पहले वाले में नहीं आ रहा था, वो बेकार है। कैन यू बिलीव दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑन साइट? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी tier 2 और tier 3 सिटी और इवन अ विलेज। सीमेंट के टेस्ट से कैसे पता चलेगा? दीज आर द काइंड ऑफ मिथ्स पीपल आर हैविंग when it comes to construction। अगर मैं आपको बोलूँ कि बैड हैबिट्स जो मैंने देखी हैं, मतलब सीमेंट इज़ द ओनली प्रोडक्ट विच इज़ पैकेज्ड, है ना? जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर प्रॉपर पैरामीटर सेट किए हुए हैं BIS ने। एवरी कंपनी इज़ अबाइडिंग विद दोज। करीबन 14-15 पैरामीटर्स हैं और सबके सब उनको ध्यान में रख के बनाते हैं ना। तो जाहिर सी बात है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में सीमेंट विल नेवर बी एट फॉल्ट। बट क्या होता है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, इसको बाइंड करना है सबको। तो अक्सर कुछ भी दिक्कत आती है, सबसे पहले सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया कि यार सीमेंट खराब है। ओके, बट जबकि वो लोग ये मतलब सोचना भूल जाते हैं कि सीमेंट के साथ आप कंक्रीट बना रहे हैं, राइट? सीमेंट के साथ आप मोटार बना रहे हैं, उसमें बाकी चीज़ों को जिस रेशो में आप डाल रहे हैं उसका भी तो इम्पैक्ट आएगा। एक पुरानी जो धारणा हमारे यहाँ चली आ रही है, व्हेन आई विजिट अ साइट, तो मोस्टली जो मेरे को देखने को मिलता है, लोग रेशियो जो इस्तेमाल करते हैं, है ना, एज पर अगर आप IS कोड को फॉलो करेंगे तो M25 शुड बी द मिनिमम फॉर एनी RCC वर्क। M25 इज 1:1:2, 1 part of cement, 1 part of fine aggregate and 2 parts of coarse aggregate। अगर देसी भाषा में बोलूं, बिल्कुल ठीक है। देसी भाषा में बोलूँ तो एक सीमेंट, एक डस्ट, 2 रोड़ी, बिल्कुल सही। ठीक है।
एक्चुअल में साइट पे जो मैंने देखा है 1-3-3, 1-3-4, 1-2-4, और उसको कोई देखने कोई वाला नहीं मतलब है। नहीं है उनको, कोई मतलब मैंने कहा ना अवेयरनेस ही नहीं है। नीदर द कस्टमर इज हैविंग द अवेयरनेस और द इंडिविजुअल हाउस बिल्डर इज हैविंग द अवेयरनेस, नॉट द कॉन्ट्रैक्टर हैव बीन अप्राइज्ड कि यार अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। बिकॉज पहले और अब की चीज़ में क्या चेंज हुआ है, आपके यहाँ पहले बदरपुर आया करती थी, जमुना सैंड आया करती थी, तो अब अवेलेबल नहीं है। अब आपको मैन्युफैक्चर्ड सैंड, एम सैंड जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल करना है। दोनों की क्वालिटीज़ अलग अलग हैं। एम सैंड जिसको हम स्टोन डस्ट भी कहते हैं, स्टोन correct? डस्ट भी कहते हैं जो ना, क्रशर का बाई प्रोडक्ट क्लास में बच जाता है चूरा। क्योंकि वो फिलर का काम करिए ना, तो फिलर की तरह ही यूज़ होना चाहिए। तो अब चीज़ें वो चेंज हो गई हैं, बट लेकिन हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या हमारे जो पुराने लोग हैं वो भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, बट Right. एक्चुअल में एक सब्स्टिट्यूट तो चेंज हो गया, राइट। आपने उसको देखा ही नहीं। राइट। आप जो मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट की बात करूँ, ग्रैंड फादर की बात करूँ, उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन की होगी तो उन्होंने जाहिर सी बात 1-3-4 का इस्तेमाल किया होगा, बिकॉज उस समय बदरपुर आया करती थी, है ना। उन्होंने किया, उनको रिजल्ट अच्छे मिले। आज अगर वो कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो वो फिर से वही बोलेंगे, यार मैं 1-3-4 कराऊंगा, मैंने देखो घर बनाया था, आज तक भी तुम नहीं तोड़ पाए थे ढंग से। यस। 1-3-4 ही बनाएंगे। वो ये कंसिडर ही नहीं कर रहे कि इस बीच में एक सब्स्टिट्यूट था जो वो चेंज हो चेंज हो गया। गया। इट्स नॉट द सेम इट्स मटेरियल। नॉट द सेम मटेरियल नाउ, अब आपको चेंज करने की ज़रूरत है। राइट। तो ये जो चीज़ मैंने देखी ना, ये लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत बड़े बड़ी चीज़ों में मैंने देखा है। लोग अच्छा मिक्स नहीं बनाना चाहते, पहली जो सबसे बड़ी गलती। दूसरा, व्हेन दे बाय फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, वो उसको टेस्ट नहीं करते। एटलीस्ट आप कोर्स एग्रीगेट लेते समय सिल्ट कंटेंट चेक कर लीजिए। एक्चुअली टेस्टिंग के बारे में जब आप कह रहे हो ना, तो मैं होम ओनर की गलती भी नहीं मानता, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि मटेरियल्स कहाँ टेस्ट हो सकते हैं। डू यू हैव एनी रिसोर्सेज लाइक दैट विच यू कैन शेयर? प्राइवेट हो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एवरी स्टेट एवरी सिटी इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ टेस्टिंग हाउसेज। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में IIT दिल्ली इज़ वन, श्रीराम लैब इज़ वन, ब्यूरो वेल्टाइज इज़ वन, NCC BM इज़ वन। तो दे आर मैनी मैनी, ये तो यू मैंने कैन जस्ट आपको लुक इट अप ऑनलाइन, आपको मिल टेक जाएगी। आवर मटेरियल्स देयर, और उनको बोलो कि सर ये टेस्ट करके मुझे Get दे it दो, दे विल tested. चार्ज यू अ नॉमिनल फी फॉर इट, करेक्ट? या एंड अगर मैं आपको साइट की टेस्टिंग की बताऊँ ना, तो फाइन एग्रीगेट जिसे हम डस्ट कहते हैं, उसको चेक करना तो बहुत ही आसान है। अगर आप देखें तो आपके पास अगर डिस्पोजेबल ग्लास हो, वैसे तो इसका सील्ड बीकर आता है, अगर आपको मार्केट में मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो भी नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, बहुत सस्ता आता है यहाँ तक कि, तो एक डिस्पोजेबल ग्लास लीजिए जो ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें जितना अमाउंट आप फाइन एग्रीगेट डाल रहे हैं, यानी कि जितना अमाउंट आप डस्ट डाल रहे हैं उतना ही अमाउंट पानी डालिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स करके, वो मतलब बहुत अच्छे से मिक्स करके उसको शांति से रख दीजिए कहीं पे भी। यकीन मानिए, जितने समय में आप नेगोशिएट करेंगे रेट्स के लिए सामने जो भी जिससे टेलर भी है, आप सेलर से। टेलर से, उतनी देर में उसमें सेटलमेंट हो जाएगा। ओके। उतनी देर में आपको उसमें सिल्क कंटेंट नज़र आ जाएगा। ओके। प्योरली एक्यूरेट नहीं होगा, पर एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इंडिकेटिव टेस्ट है वो। इंडिकेटिव टेस्ट है, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि सर जिसमें सबसे कम आए आप उसको ले लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। वो कैसे दिखता है? आपको अलग से लेयर नज़र आ जाएगी, उसमें चिकनी मिट्टी की एक लेयर ऊपर नज़र आ जाएगी और नीचे आपको तो सॉलिड वो जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा है। जितना कम होगा उतना अच्छा है। अच्छा, ओके, सिलिका ज़्यादा होगी तो फिर वो, आई नो व्हाट यू मीन। ग्रेट। क्ले, दैट इज क्ले। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया यार आपने, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा ये और साइट बहुत पे किया जा ही सकता है, बेसिक सा टेस्ट है। बेसिक सा टेस्ट है। इवन अगर आप कोर्स एग्रीगेट लेने जाने, जैसे गिट्टी हम कहते हैं, तो गिट्टी में जो आप देखेंगे ना, फ्लेकीनेस यानी कि इलोंगेशन, अगर आप देखें तो मतलब ज़्यादा चपटी ना हो, लंबी ना हो, इक्वल साइज की हो, राइट। है ना, उसमें ज़्यादा एजेस ना हो, राउंड ना हो। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कैन एक्चुअली लुक फॉर। राइट। अगर आप ब्रिक्स लेने जाएं तो ब्रिक्स के भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो साइट पे किए जा सकते हैं। 1 मीटर की ऊंचाई से गिरा के देखिए, कोने नहीं टूटने चाहिए। 2 ईंटों को बजा के देखिए तो मेटेलिक साउंड आना चाहिए, राइट। है ना, प्रॉपर एजेस होने चाहिए। आप कलर देखेंगे तो कलर तो आजकल वेरिएशन आ गया है कलर्स में, क्योंकि जो मिट्टी के हिसाब से आई थिंक हुआ है। दीज आर द बेसिक टेस्ट विच यू कैन डू ऑन साइट। मैंने ये भी देखा है कि सीमेंट कंपनीज की, जैसे आपने बोला, टेक्निकल टीम होती है। आप किसी को भी, जिसको आपने बुलाया, एफर्ट करिए, XYZ सीमेंट का ब्रांड यूज़ करें, उनकी टीम आएगी, आप उनको लिए मेरे यहाँ का वाटर टेस्ट कर दो, वो पीएच लेवल वहीं पे चेक कर देते हैं। बहुत ईजी है, एंड दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक वेरी थिंग्स। बेसिक, वेरी बेसिक। तो आपका पीएच लेवल ओके हो जाता है, तो आपकी पानी की तो टेंशन खत्म हो जाती है कि क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। इंडिकेटिव टेस्ट ही सही, एटलीस्ट दीज बेसिक थिंग्स यू कैन डू। लोग सॉइल टेस्ट नहीं कराते हमारे देश में, सॉइल टेस्ट नहीं कराते, बिल्कुल नहीं कराते। और सॉइल टेस्टिंग ना कराने की रीज़न क्या होती है कि जी हमारे जो इलाका है ना, इसके अंदर कई सालों से बिल्डिंगें खड़ी हैं, किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, मतलब। और आई हैव हैड पीपल हु से दिस, जागरूक लोग जो आपको एक बेसिक मटेरियल के बारे में 100 सवाल पूछेंगे, they don't get it done and they think the cost of getting this done is too high, which it actually is not. In fact, I think, मेरे को लगता है कि मेरे को शायद है कि जाके किसी टेस्टिंग हाउस में उनकी एक प्राइस लिस्ट लेके आ जानी चाहिए टेस्टिंग की,
और शायद लोगों से व्यूअर से शेयर कर देनी चाहिए कि सर देखिए ये सिर्फ कीमत होती है इन चीज़ों की, ये कोई बहुत हैवी एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट नहीं है। आ, आपने एक बिजार एक्सपीरियंस बताया साइट पर जो आपको हुआ। एक मेरा एक्सपीरियंस हुआ था साइट पर व्हेन आई वेंट। वन ऑफ द कस्टमर्स कॉल्ड मी, अब कहते एंड दैट वाज एट द टाइम ऑफ माय फादर, दिस इज लॉन्ग बैक। एंड द लेडी कॉल्ड, और वो खुद अपना घर बना रही थी, शी वाज अ वेरी रेजिलिएंट एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। उनका कॉल आया कि देखिए भाई साहब मेरे यहाँ तो सीमेंट आया हुआ है और वो सेट हो गया है, रखा रखा। तो he was a gentleman I took from the cement company. He was again a technical team and civil engineer थे, वो गए मेरे साथ। हम गए, उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ था सीमेंट का, और सीमेंट रखी हुई थी दीवार से जुड़ के कमरे की, और उस कमरे के बाहर एट द एक्सटीरियर ऑफ इट पौधे रखे थे बड़े बड़े। और जब हम उनसे मिलने गए वहाँ, तो उनका एक गार्ड था, वो मोटे से पाइप से लेके पानी दे रहा था उन पूरे पौधों को, और वो पूरी दीवार गीली हो रही थी। और वी वर जस्ट स्टैंडिंग, वी जस्ट टॉकिंग टू हर, और सारे उस आर्ग्यूमेंट के बीच में जो मेरे साथ जो इंजीनियर थे, वो ईशांत नाम था उनका, ईशांत कहते हैं मैम एक मिनट ज़रा देखेंगे कर क्या रहे हैं। एंड देन वी सॉ द इंटायर वॉल वाज वेट। तो वो जो सीमेंट का कमरा था उसकी पूरी दीवार गीली थी, अंदर अपने आप वो पानी से सेट हो गई पूरी की पूरी सीमेंट। हाउ शुड वन स्टोर सीमेंट ऑन देयर साइड, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? देखिए आपको बताऊँ, सीमेंट का नेचर ही है कि वो उसको कहीं से भी पानी मिले, मॉइस्चर मिले, इट विल अट्रैक्ट, है ना। एंड अगर आपका सीमेंट सेट हो गया तो मतलब उसकी रिएक्शन हो चुकी है ना, जो उसको काम करना था वो कर चुका है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए आपको, सीमेंट जब आप रखते हैं तो आइडियली व्हाट वी सजेस्ट इज कि आप नीचे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाइए, ठीक है, बल्लियों का या ईंटों का या किसी का भी, जो ज़मीन से उसको अलग कर दें। ज़मीन को थोड़ा सा ऊपर है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है, बिकॉज क्या है, पानी आप कहीं से भी फैलाएंगे तो एक्यूमुलेट हो जाता है। राइट। तो यूजुअली सजेस्ट कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए पहले, या तो बल्लियों का या लकड़ी का या किसी चीज़ का भी, आप एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लीजिए जिससे ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा अप हो जाए। राइट। पहला प्रिकॉशन तो वो है। फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टारपुलिन शीट्स आती हैं, आप उसको बिछा लीजिए, उसके ऊपर सीमेंट रखिए ना, तो नीचे से आप कम से कम श्योर हो गए कि नीचे से नहीं जाएगा। सेकेंड सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि उसको दीवार के सहारे टिका देते हैं। राइट। अब दीवार में जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो क्या है इसमें कि दीवार में जैसी नमी आई तो उस नमी को एक खींच लेगा, राइट। है ना। सो वी यूजुअली सजेस्ट कि आप कम से कम 300 mm का डिफरेंस रखें दीवार और सीमेंट के बीच में चारों तरफ से। 300 मतलब 1 फुट। हाँ, मोरल, उतना आप डिफरेंस बना के चलें दीवारों से चारों तरफ से। एंड उसको ऊपर से जब आप कवर करते हैं, अब आप साइड से बच गए, अब ऊपर के लिए हम कहते हैं तारपुलिन शीट्स आप कवर करके रखिए, है ना। अगर आप सीमेंट को इस सारी प्रिकॉशंस के हिसाब से रखते हैं, आप सीमेंट को 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। बट अगर आपने कोई भी प्रिकॉशन नहीं ली तो शायद आप एक दिन भी इस्तेमाल ना कर पाएँ, बिकॉज उसको पानी मिल गया तो उसने रिएक्शन तो कर दी, अपना काम कर गया वो। ओके। फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या बैगिंग, सीमेंट की लाइफ कितनी होती है? सी एज पर IS कोड वी सजेस्ट 90 डेज, बिकॉज 90 डेज में क्या है कि अपनी स्ट्रेंथ वो पूरी लेता है। ऐसा नहीं कि उसके बाद वो ख़राब हो गया, उसके बाद ना उसकी जो स्ट्रेंथ लेने की वो होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। इफ़ आई विल से आफ्टर 3 डेज सीमेंट विल गेन 80% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, मतलब जो हमने स्टैटिस्टिकली देखा है, एक्सपीरियंस से देखा है। अगर आप 6 मंथ्स की बात करें तो वो कम घट के आई थिंक 60% हो जाएगा, उसके बाद Okay. 1 साल के बाद। तो इस तरीके से क्या ग्रेजुअली वो अपनी जो स्ट्रेंथ गेन प्रॉपर्टी होती है वो लूज़ करता जाता है। सो वी यूजुअली सजेस्ट फ्रॉम द डे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप विद इन 90 डेज आप इसको यूज़ कर लीजिए। बट अगर आपने ये प्रिकॉशंस स्पेशली व्हेन रखे इट हो कम्स टू कंक्रीटिंग। फॉर एवरीथिंग, फॉर एनीथिंग, क्योंकि इसमें आप देखें तो इसमें IS कोड में प्रोविजन ये है कि अगर आप 90 डेज से ऊपर हो चुके हैं तो एटलीस्ट गेट योर सीमेंट टेस्टेड फर्स्ट बिफोर यूजिंग इन अ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मुझे कोई रिपेयर जॉब करना है एवरीथिंग। उसके लिए भी उसके लिए वो बॉन्डिंग नहीं देगा? देखिए, मैंने कहा ना उसकी स्ट्रेंथ गेट की प्रॉपर्टी कम होगी। अब मुझे नहीं पता एक्चुअल में कितना की है, तो मैंने आपको स्टैटिस्टिकली बताया कि 80% वो ले रहा है या 60% स्ट्रेंथ आ रही है। ओके। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो IS कोड भी सजेस्ट करता है कि आप उसको 3 महीने के बाद यानी कि 90 डेज के बाद उसको टेस्ट कराइए पहले, तब आप यूज़ कीजिएगा उसको। ये कैसे चेक करें कि जब आप सीमेंट खरीद रहे हैं तब उसकी एज कितनी है? हर एक सीमेंट कंपनी अपने सीमेंट बैग्स पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेंशन करती है, आप उसको पढ़ के आप पता कर सकते हैं कि कब बना था, और उसके हिसाब से यू कैन मेक अ डिसीजन कि हाँ आपका सीमेंट नया है या पुराना है। और जो भी है 3 महीने से पुराना है, 90 डेज से पुराना सीमेंट कभी मत खरीदिए, दैट इज़ मैंने देखा है सीमेंट के बैग की जो साइड होती है, जब बैग लेटा हुआ होता है तो उसकी साइड पे कुछ प्रिंट होता है, जिसके अंदर जो कुछ फिगर्स लिखे होते हैं अलग अलग। आई थिंक वन इज़ द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है शायद वीक नंबर होता है। जैसे अगर जनवरी 15 है तो वो वीक नंबर 3 हो गया, जनवरी 7 है तो वो वीक नंबर 1 हो गया। तो साल की शुरुआत से वीक नंबर लिखा होता है, करेक्ट? एक शायद उस पर फ्लैश परसेंटेज लिखी होती है अगर PPC है तो,
कि कितना फ्लाई ऐश उसके अंदर मिला हुआ है, और एक दो इन्फॉर्मेशन, शायद बैच नंबर या कुछ और भी होता होगा, तो आई थिंक उससे भी जज कर सकते हैं पढ़ के। आई थिंक इसको पूरे को ही बैच नंबर बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ओके। और हर एक सीमेंट कंपनी का अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन है। अगर आप देखें तो किसी का साइड में है तो किसी का फ्रंट पे लिखा होता है, किसी का बैक में लिखा होता है। तो यू हैव टू फाइंड कि आप एक्चुअल में लिखा क्या है। लिखते सब है, किसी का साइड में, किसी का सेंटर किसी में। बैग पे से मिटा हो तो वो लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार आप देख सकते हैं वो चीज़ें। ये चीज़ें बेसिक हाइजीन हो गई आपका एक तरह से ना। इसको पढ़ने का कन्वेंशन ये है कि कुछ कंपनियां सीधा देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ वीक नंबर, मंथ एंड ईयर। ओके। इसके आगे कुछ लोग डेट भी डालते हैं, इसके पीछे फ्लाई एश कंटेंट लिखना ज़रूरी है, उसके पीछे कुछ लोग एमआरपी भी डालते हैं, मैक्सिमम एमआरपी कितना है। तो हर कंपनी का अपना सीक्वेंस है, कोई कैसे मेंशन सबकी करता नेमिंग है। कन्वेंशन है, बट ये जो गवर्न होता है ये बीआईएस गवर्न करती है। तो एज पर अगर आप देखेंगे ना तो इनके रेगुलर आते रहते हैं कि आपको ये भी इंक्लूड करना है, तो वो उसके हिसाब से चीज़ें चेंज मैं होती इसका हैं। एग्जांपल ना कुछ इमेजेस के तौर पर वीडियो के नीचे ना मैं डिस्क्रिप्शन में कंटेंट में शेयर कर दूंगा विद अ गूगल ड्राइव लिंक और समथिंग वेयर पीपल कैन एक्सेस इट, एंड आई विल गिव एग्जांपल्स ऑफ इट सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम एजुकेटेड बैकग्राउंड्स। बहुत सारी मिथ्स हैं कंस्ट्रक्शन में, दुनिया भर की मिथ्स है। अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड दे से यार ये फ्लाई ऐश क्यों है, क्योंकि कोई मुझसे पूछता है फ्लाई ऐश क्या होता है, तो मैंने बोला कि ये राख होता है। तो कहता है सीमेंट में तो राख निकल रही है। व्हाट इज फ्लाई ऐश, बेनिफिट या उसका उसका आई डोंट नो एडवर्सिटी या उसका नुकसान क्या है, उसका फ़ायदा नुकसान बताएंगे प्लीज़ थोड़ा सा आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा मिथ ये मानते हैं लोग कि फ्लाई ऐश इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन इंडस्ट्री विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द अदर इंडस्ट्री। Fly ash is actually a pozzolanic material. What are pozzolanic materials? These products doesn't have the property of cement, but when mixed with cement and water, they behave like cement. ओके। है ना? तो ऐसा नहीं है हम मान सकते कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है किसी चीज़ का, हम वेस्ट प्रोडक्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं जस्ट कि हम अपना सीमेंट कंटेंट या क्लिंकर बचा सकें, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो pozzolanic मटेरियल इज़ ऑलवेज गुड फॉर कॉन्क्रीट, इज़ ऑलवेज गुड फॉर सीमेंट, बिकॉज लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्लाई ऐश या स्लैग या किसी भी चीज़ से आप अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं उससे आती है। आपको मैं इसके दो एस्पेक्ट बताता हूँ। पहला एस्पेक्ट तो ये हो गया कि जो यूज़र्स के लिए हो गया, जो आपने बोला है ना। उससे पहले मैं वो कंपनी के लिए बताता हूँ कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है। एंड अगर कंपनी के लिए ज़रूरी है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ज़रूरी है। जैसे आप फॉसिल फ्यूल की बात करें तो वी हैव अ लिमिटेड सोर्स, या है ना। लाइमस्टोन इज ऑल्सो इज अवेलेबल ओनली इन लिमिटेड क्वान्टिटी, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज आज, जैसे मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑलरेडी हमारी लो चल रही है, तो जाहिर सी बात है हमें और भी एक्सपैंड करना है। डोंट यू थिंक हमें अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए? वी नीड टू कंजर्व आवर वी नीड टू रिसोर्सेस। कंजर्व। अगर आप इसकी बात करें, फ्लाई ऐश की बात करें, तो फ्लाई ऐश कैन रिप्लेस 15 to 35% ऑफ सीमेंटिशियस मटीरियल। अगर आप स्लैग की बात करें तो स्लैग 25 से 70% को रिप्लेस कर सकता है ना। तो कहीं ना कहीं मैं एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन को बचा रहा हूँ जो मैं आगे भी यूज़ कर सकता हूँ। राइट। तो कंपनी के लिए ये बेनिफिट है ना। सेकेंड, आप देखें कंपनी के लिए जो बेनिफिट है ये इंटर्न हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे उस प्रोसेस में लॉन्गेविटी आ रही है ना, हम लंबे समय तक उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। राइट। इसके साथ साथ क्या है, जो फ्लाई ऐश है वो एक मतलब अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट में थोड़ा सा पहले 2004 से पहले दिखा था कि उसको डिस्पोज करने में इशू था। राइट। नाउ इट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड इन अ सच अ ह्यूज क्वांटिटी कि उनके पास शायद बचता नहीं है। राइट। है ना। तो आप देखिए एनवायरनमेंट को भी हमने फ़ायदा दिया। तो ये हो गए इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव से। एज अ यूजर्स पर्सपेक्टिव की अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे मैंने आपको बोला फ्लाई ऐश, तो पीपीसी के केस में क्या होता है, एक रिएक्शन होती है सीमेंट की, सीमेंट प्लस वाटर इज इक्वल टू CSH जेल। उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं एक्सेस लाइन, है ना। दैट स्टेज विद कॉन्क्रीट और एज इट इज़ पड़ा रहता है, एज ए डोमेंट में पड़ा रहता है। बट लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उसको पानी के साथ रिएक्शन करने का मौका मिलता है तो वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन करता है। उसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की वजह से क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, ऊपर से प्लास्टिक गिर जाता है लोगों का। वन एग्जाम्पल ऑफ दैट। या इन केस ऑफ पीपीसी, इन केस ऑफ ब्लेंडेड सीमेंट, अगर मैं पूरे ब्लेंडेड सीमेंट की बात करूँ, नॉट जस्ट पीपीसी, तो उसमें जो सेकेंडरी रिएक्शन होती है वो क्या होता है, जो पॉजिटिव मटेरियल है वो एक्सिस लाइन के साथ दोबारा से रिएक्शन करता है। ओके। रिएक्शन करके दोबारा से CSH जेल बनाता है। ओके। है ना। अब ये आप सोचिए जो फर्स्ट रिएक्शन होगी उससे आपका कॉन्क्रीट तो सेट हो गया, सेकेंडरी रिएक्शन जब हो रही है तो जाहिर सी बात है वो जो जेल बनेगा कहीं ना कहीं जाके तो सेटल होगा। इट विल गो इनसाइड द क्रैक्स, माइक्रो क्रैक्स विच वाज फॉर्म्ड इन द प्राइमरी रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कॉन्क्रीट है वो और ज़्यादा इम्परमिएबल हो जाएगी, इट बिकम्स मोर डेंस। मोर देन। तो आपको ये बेनिफिट है ना। मैंने आपको एक और चीज़ बताया कि सल्फेट रेजिस्टेंट की अगर हम बात करें तो उसमें ब्लेंडेड सीमेंट परफॉर्म्स बेटर देन OPC, है ना, क्योंकि उसमें
केमिकल अटैक जो होता है ना इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, है ना। ये एक और बेनिफिट हो गया। इसके अलावा अगर आप बेनिफिट की बात करते हैं तो क्या देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ सीमेंट जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत निकलता है ना। उसकी वजह से कभी कभार कास्टिंग करते समय क्रैक्स आ जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ इसमें नहीं होती है। दिस इज अगेन वन बेनिफिट। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं। लोगों को एक बहुत सारी ये भी मिथ है कि यार ये सेट नहीं हो रही, इसके सेट होने में बहुत टाइम लग रहा है। मैंने पहले एक सीमेंट ली थी यार, वो तो जल्दी सेट हो गई थी। जल्दी सेट होना कितना इंपॉर्टेंट है कंक्रीट के लिए? देखिए दिस इज़ अगेन मतलब ये बोलूँगा दिस इज़ अगेन अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ यूज़र। घर की स्लैब है, देर इज होना नहीं टाइम, चाहिए, सब चीज़ हाँ है। होना नहीं चाहिए। देखिए सीमेंट एक अपना केमिकल है, उसको अपना टाइम चाहिए, आप उसको टाइम दीजिए, है ना। सेटिंग का एक तो क्या है ना, बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन है लोगों के बीच में। मैं कुछ कुछ साइटों पे गया हूँ, वहाँ पे हमें बुलाया गया है कि आप आ जाइए, मेरा सेट नहीं हुआ। मैंने कहा क्या सेट नहीं हुआ? मेरी कॉलम सेट नहीं हुआ। मैंने कहा कब कास्टिंग की थी आपने? कि कल मैंने 12 बजे की थी। तो मैंने कहा आपने शटरिंग खोली? कि हाँ जी। मैंने कहा शटरिंग खोलते क्या कॉलम गिर गया, बिखर गया, डिसइंटीग्रेट हो गया? नहीं सर, खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा हाउ कैन यू से सेटिंग नहीं हुई? सेटिंग का मतलब तो ये हुआ ना कि मैंने जो रूप देना चाहा कंक्रीट को, उसने वो रूप नहीं लिया विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, वो रूप नहीं लिया, राइट। तब आप कह सकते हो मेरी सेटिंग नहीं हुई। अब आप बताइए इशू क्या है कि सर जब मैं कोने तोड़ा हूं तो कोने टूट रहे हैं। मैंने कहा नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन डे स्ट्रेंथ। यस, देयर इज अ डिफरेंस। सेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड वन डे स्ट्रेंथ इज अ डिफरेंट थिंग। और वन डे स्ट्रेंथ जो आप चेक कर रहे हैं, 1 डे में भी चेक होती है, 3 डे में भी चेक होती है, 7 डे भी चेक होती है, 28 डे भी चेक होती है। तब जाके हम 28 डे में मानते हैं कि ये फाइनल स्ट्रेंथ है। तो वो तो आपकी ग्रेजुअली बढ़ेगी, बट वो भी डिपेंड करती है आपके डिज़ाइन मिक्स के ऊपर कि आपने मिक्स क्या यूज़ किया था, आपने वाटर सीमेंट रेशो क्या यूज़ किया था। साइट पर कंक्रीट या प्लास्टर की क्योरिंग या तराई के क्या बेनिफिट्स हैं और उसका क्या सही तरीका है? देखिए क्यूरिंग करना क्यों ज़रूरी है, पहले हम ये समझें। तो क्यूरिंग इसलिए करना ज़रूरी है, जब भी हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में कंक्रीट को टेस्ट करते हैं तो ये पाया गया है कि कंक्रीट अपनी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ जो देता है 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास देता है, ठीक है। सो हमारी एक कर्तव्य बनता है कि हम उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें अपने एनवायरनमेंट में भी। अगर आप देखेंगे कि बिकॉज हम इक्वेटर पे हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है मोस्टली जो रहता है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई रहता है, इट्स हाई, यस। ना। तो 40s में रहता है। तो अगर आप देखेंगे 40s में अगर टेम्परेचर चल रहा है तो आपकी जो कंट्रोल का एनवायरनमेंट था वो खत्म ही हो गया। तो जो सीमेंट या कंक्रीट जिसको आइडियली जितनी स्ट्रेंथ गेन करनी थी वो कर ही नहीं पाया, राइट, है ना। दैट्स व्हाई क्यूरिंग इज इंपॉर्टेंट। अब क्यूरिंग करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, जैसे पॉन्डिंग इज वन मेथड। जैसे आपने स्लैब कास्ट की तो स्लैब के साइड में आपने क्यारियाँ सी बनाई और उसका पानी छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड पॉन्डिंग। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, बहुत अच्छा तरीका है। सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट, जैसे हेजन क्लोथ का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अगर आपने देखा हो, जिसमें पहले चीनी आती थी, जूट के कट्टे आते थे, आप उसको सिल के कॉलम के आसपास कपड़े की तरह पहना दीजिए और हाँ उसकी जी, दिन हाँ में जी, 1 बार या 2 बार क्यूरिंग कर दीजिए। ये मैंने देखा है। वो ठंडा रखेगा, है ना। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, मतलब टेक्नोलॉजी की बात करें तो और भी ज़्यादा है, बट वो साइट पे नहीं हो पाता है। साइट पे ये दो तरीके बहुत अच्छे से हो जाते हैं। शुरुआत के 7 डेज क्यूरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। आप 14 डेज तक क्यूरिंग कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, बट एटलीस्ट 7 to 14 डेज आर मोस्ट क्रूशियल। आप तब तक क्यूरिंग दीजिए उसको। उसके अलावा एक क्यूरिंग और होती है। आप जब कास्टिंग करते हैं स्लैब की, है ना, तो हमारी सुबह स्टार्ट होती है स्लैब मोस्टली, और करीबन 4 से 6 घंटे आराम से लेती है। सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम, इट इज़ यूजुअली 3 to 4 आवर्स। उसमें ओके। आराम से वो सेट हो जाता है ना। एक आपको ये करना चाहिए, मतलब एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, कि जब आप कास्टिंग कर रहे हो, आगे का हिस्सा आपने पहले डाल दिया, पीछे का चल रहा है ना, पीछे का आपने डाल दिया, एक बार उस पर चल के देखिए। अगर आपके जूते या चप्पल के निशान नहीं पड़ रहे हैं तो जैसे आप बगीचे में पानी छिड़कते हैं ना, एक बार पानी का छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि वो इनिशियल लॉस ऑफ वाटर को ख़त्म कर देगा, राइट। उससे आपकी जो प्रॉपर्टी चेंज होगी कंक्रीट की, आप समझ नहीं सकते किस लेवल का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप वो कर लीजिए और 7 डे एंड 14 डेज तक क्यूरिंग कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वेरी नाइस। तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है उससे उससे बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उससे किस तरह से बेस्ट आउटपुट ले पाऊँ। राइट, परफेक्ट। दिस इज अ गुड वैल्यू ऐड। कुलदीप, आपने बात करी कि अलग अलग टेम्परेचर्स की, राइट, यू वर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक आप हाई टेम्परेचर्स की बात करें तो वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट सेंट्रल इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया, राइट? हाँ, व्हेन वी गो डाउन साउथ और वी गो टुवर्ड्स द ईस्ट और वी गो फर्दर अप नॉर्थ तो टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ, और डू यू थिंक सीमेंट टाइप या सीमेंट का यूज़ करने का तरीका डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन बेस्ड ऑन टेम्परेचर या एनवायरनमेंट? इसको कहते हैं एक्सपोजर कंडीशन।
एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से आपकी कंक्रीट भी चेंज होती है और सीमेंट भी चेंज होता है। एक्सपोजर कंडीशन हमारी सीवियर से लेके एक्सट्रीम से लेके अलग अलग होती हैं, उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बांद्रा-वर्ली सीलिंग का मैंने एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन थी, बिकॉज वहाँ पे सॉल्टी वाटर इज गोइंग टू हिट यू एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, है Yeah. ना। सो वहाँ एक्सपोजर कंडीशन इज डिफरेंट, तो वहाँ पे मुझे सीमेंट भी डिफरेंट टाइप का चाहिए था, राइट, वो चेंज होता है। ओके। देर आर पीपल हु आस्क मी, जैसे अब मेरे को मैसेजेस आने लगे हैं या कमेंट्स आने लगे हैं कई एरिया से। हाँ, देयर वाज दिस जेंटलमैन हु वांट्स टू बिल्ड हिज हाउस इन मंडी, हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे एक तो हर चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो देर आर चैलेंजेस देयर। अनदर जेंटलमैन हु वांटेड टू बिल्ड इन रानी खेत। इन एरियाज के लिए क्या मेरे सीमेंट टाइप चेंज होंगे, नहीं, या वी मोरलेस कैन नहीं। गो विद द रेगुलर हाँ, पीपीसी? रेगुलर रेगुलर वी वी कैन गो, कैन। वी कैन व्हाट अबाउट कोस्टल एरियाज? कुछ डेफिनेटली। तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? वहाँ पे जनरली जो चल रहा है आजकल कंपोजिट सीमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और इवन स्लैग सीमेंट इज आल्सो वर्किंग वंडर्स देयर। या तो इस तरह के दो प्रोडक्ट अभी चल रहे हैं जो आई कि वेंट टू पुरी, वहाँ पर मैंने नॉर्मल पीपीसी तो देखा ही नहीं मैंने। वहाँ देयर वाज ओनली पीएससी और वाटर रिपेलेंट सीमेंट, मेजरली यही थे। एक एक दो कंपनी से कुछ और अलग अलग बनाया हुआ था वहाँ पे, बट ज़्यादातर यूजेज पीएससी की थी। स्लैग सीमेंट की थोड़ी सी लिमिटेशन ये है ना कि वो वहीं पे बन सकता है जहाँ पे स्लैग आयरन, अवेलेबल है। हाँ, वो एक थोड़ा सा इशू रहता है। स्लैग वुड बी नियर फर्नेसेस या आयरन इंडस्ट्री, आयरन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री उसके आसपास होता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसका वो है। बट अगर फ्लैग सीमेंट मिल जाता है तो क्वेश्चन में बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सल्फेट्स अटैक के अगेंस्ट में है, केमिकल रिएक्शंस के अगेंस्ट में है, बहुत अच्छी होती हैं। तो बट इज पीएससी अ गुड सॉल्यूशन फॉर अदर रीजंस आल्सो? लाइक अगर हम दिल्ली में घर बना रहे हैं तो पीएससी इज अ गुड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा। अगर अरेंज कर लें तो? देखिए, अगर मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ पे रेडीली अवेलेबल हो। अब आपने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया, व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द प्रोजेक्ट, या तो वहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है, लोग मैंने यही देखा कि लोग गलती ये करते हैं कि हम यहाँ से ये मंगा लेते हैं, वहाँ से ये मंगा लेते हैं, वहाँ से ये मंगा लेते हैं। एक्चुअली में अगर आप लोकली अवेलेबल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट में इकोनॉमी लेके आ सकते हैं। एंड आपके यहाँ पे अगर लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं और अच्छी क्वालिटी में है, देन आई थिंक द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। अगर मैं आपको बोला, मैं एक जेंटलमैन से मिला था, आई विल नॉट नेम हिम, मैं बताऊंगा भी नहीं, वो एक आई थिंक आर्मी में काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे। ओके, तो मैंने मेट हिम, तो ही वाज आस्किंग कि यार आप सीमेंट कौन सा दोगे। मैंने कहा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई थिंक पीपीसी विल बी बेस्ट सूटेड। ठीक है, मैंने सुना है कहीं से कि स्लैग सीमेंट भी अच्छा होता है। मैंने कहा डेफिनेटली सर। बोलते अगर मैं स्लैग मंगा लूँ और इस पर कंक्रीट बनाते हुए मिक्स कर लूँ, तो मैंने कहा सर वो आप मिक्स नहीं कर सकते इतनी आसानी से, क्योंकि वो बहुत फाइन होता है। उसके लिए हमें ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं हमारी उसके लिए, राइट। रोटी मिल्स हैं हमारे लिए उसके लिए। मैंने कहा आप उसको इस तरीके से मिक्स नहीं कर पाएंगे। और मैंने कहा आप ठीक है, आप अगर आप ये भी कह रहे हो, आप मंगाओगे कहाँ से? सर वो मेरी चिंता है, मैं कहीं से ही मंगा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने बोला आप मिक्स नहीं कर पाएंगे, आई विल नॉट सजेस्ट। साइड पे मिक्स नहीं होता वो इतनी आसानी से। बोलते चलिए फिर ये बताइए रोटी दस्त कहाँ का अच्छा है। मैंने कहा अच्छा है मतलब? बोलते अ, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का, वो वहाँ से सोर्स कर रहे हैं। आई थिंक कहीं उन्होंने गुजरात साइड कहीं बताया था। बोलते मैं भी वहाँ से मंगा लूँगा। मैंने कहा आप इतना क्यों करना चाह रहे हैं? आपको अपना घर बनाना है, एंड दैट इज़ G+3 लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं। मैं आपको टेस्टिंग मेथड बता देता हूँ, यहाँ पे कर लीजिए। या आप वहाँ से मंगाएंगे, पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी यूज, सेकेंड टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं होगी। या अगर आपने टाइमली उसको अवेलेबल नहीं कराया साइट पे, आपकी लेबर खाली बैठ गई, आपकी मैन पावर खाली बैठ गई, नुकसान आप ही का। या दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन। और आप कितना मटेरियल मंगा के डंप कर पाओगे अपने यहाँ पर? बिल्कुल। आपको छोटी क्वांटिटी चाहिए तो देन यू विल हैव टू गो लोकल, यहीं पे लेना पड़ेगा। फिर आपके मन में वो रहेगा कि पहले तो वो लगाया, अब ये लगाया, देन देयर आर चेंज ऑफ मटेरियल्स, देन यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड इन एनी केस। हम लोग बल्क में तो कुछ भी कहीं से मंगा सकते हैं, बट अगेन देयर इज अ कॉस्ट एडेड टू इट। तो लोकली अवेलेबल, जहाँ पीएससी अवेलेबल है वहाँ पीएससी बिकता है, जहाँ पीपीसी अवेलेबल है वहाँ पीपीसी बिकता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से अपने जो आपको इजीली सोर्सेबल है आप वो लीजिए। शुड बी अ टेस्टेड, शुड बी अ गुड मटेरियल, राइट? एंड पीपीसी एंड पीएससी बोथ आर ऑन अ सेम लेवल। अगर मैं आपको बोलूँ तो काफ़ी हद तक दोनों का सेम लेवल है। अगेन डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोग चेंज करते हैं, बट आई थिंक बोथ आर वर्किंग फाइन। कुलदीप, आइडियली शटरिंग जो होती है वो कितने दिन में खुलनी चाहिए आफ्टर कास्टिंग? इट डिपेंड्स ऑन द आपका जो स्पैन है, स्पैन ऑफ ए कंस्ट्रक्शन। स्पैन किसको बोलते हैं? स्पैन आप ये मान ली कि एक आपकी जो स्लैब है, उसका साइज़ क्या है, कॉलम की प्लेसमेंट कितनी दूर है, ओके, उसके हिसाब से। बिकॉज अगर आप डी शटरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप डी शटरिंग का कॉन्सेप्ट ये मानिए कि
हम छत को या फिर स्लैब को डी शटर तब करते हैं जब वो इतनी लायक हो जाए कि अपना खुद का वजन ले पाए, राइट। है ना। यूजुअली व्हाट, नॉट इवन यूजुअली, जो एज पर द IS कोड्स इट इज़ 14 डेज। ओके 14 डेज से पहले आप शटरिंग ऑफ स्लैब ना करें, एंड जो शटरिंग ऑफ बीम्स है, बीम्स के जो बॉटम्स होते हैं उसको 21 डेज से पहले ना निकालें, ओके बिकॉज उसको लोड लेना ओके है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। किसी किसी केस में क्या हो जाता है, किसी किसी कस्टमर को अपनी शटरिंग जल्दी खोलनी होती है बिकॉज उसको रिपीटिशन बढ़ानी है ना। In that case, you can consult your architect, you can consult your structural designer, you can get your concrete tested, and you can tell him कि मेरा अभी इतना आ रहा है, इतनी मेरी स्ट्रेंथ आ रही है, उसके हिसाब से he can tell you whether you can actually de-shutter early or not. Because there is a concept, अगर वो अपना खुद का वजन ले पा रहा है तो आप कर सकते हैं, बट अगेन टेस्टिंग करा के आपके आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर से बात करके देन ओनली यू कैन टेक अ डिसीजन। अदरवाइज 14 डेज मिनिमम फॉर स्लैब, 21 डेज फॉर बीम्स बॉटम, एंड कॉलम्स जो हैं वो मोस्टली गर्मियों में 6 से 8 घंटे में खुल जाते हैं। ओके। यू मस्ट हैव सीन कंस्ट्रक्शन जहाँ पर नीचे शटरिंग लगी हुई है, स्लैब डल गया, अगली स्लैब की तैयारी हो गई, फिर ऊपर शटरिंग लगा दी, फिर अगली डाल दी, फिर अगली डाल दी। दे डोंट रिमूव एनी शटरिंग्स, और कॉलम कास्ट करते चले जाते हैं, स्लैब कास्ट करते चले जाते हैं, एंड दे बेसिकली रिमूव द शटरिंग लेटर। दैट इज डन टू क्विकली एस्केलेट देयर कंस्ट्रक्शन। एडवाइजेबल? इसे डबल शटरिंग कहते हैं मोस्टली, ओके एंड मुझे इससे ज़्यादा लॉसेज नहीं लगते। रीज़न क्या है कि हम जब नीचे सपोर्ट देके चल रहे हैं स्लैब को, राइट तो एक्चुअल में स्लैब के ऊपर वजन नहीं है, वो ट्रांसफर वजन का बहुत आसानी से हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ लोड इज हैपनिंग वेरी एफिशिएंटली। ओके अगर वो हो रहा है तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपका ट्रांसफर ऑफ लोड इज नॉट हैपनिंग एफिशिएंटली, अगर उसके स्ट्रेस बन गए नीचे वाली स्लैब पे, तो इशू है। आपको वो देखना चाहिए बस। आउट। मैं जानता हूँ ये एपिसोड हमारा सिर्फ सीमेंट के बारे में था, बट मेरे को ये नहीं पता मेरा नेक्स्ट मौका आपके साथ दोबारा बैठने का कब मिलेगा। तो आई एम आस्किंग यू रैंडम एंड वेरियस क्वेश्चंस एक्चुअली, जो मेरे खुद के मन में आते हैं और जो लोग भी मुझसे पूछते हैं। आई हैव बीन मीनिंग टू टॉक अबाउट, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव बीन मीनिंग टू टॉक अबाउट AAC ब्लॉक्स वर्सेस ब्रिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मैंने नोटिस भी किया कि जब मैंने एक शॉर्ट या एक छोटा सा एक वीडियो डाला था स्निपेट अबाउट AAC ब्लॉक्स, आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेरीज देयर एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर। ज़रूरी है कि AAC ब्लॉक क्रैक करेगा? नहीं, विच स्कूल ऑफ थॉट आर यू फ्रॉम? वेयर डू यू सपोर्ट? ईंट लगानी चाहिए या AAC ब्लॉक? देखिए आज हम उस कंस्ट्रक्शन एज में हैं जहाँ पे मेरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्रॉपरली डिजाइंड एंड द लोड ट्रांसफरिंग इज हैपनिंग थ्रू बीम्स, कॉलम्स एंड स्लैब, राइट है ना। इफ आई एम हैविंग अ स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड इन सच अ वे कि मेरा जो ट्रांसफर ऑफ लोड है वो बीम से सीधा कॉलम पे आ रहा है और ब्रिक वर्क पे नहीं आ रहा है, पार्टीशन वॉल्स पे नहीं आ रहा है, तो कभी क्रैक नहीं मारेगा। अगर आपका लोड ट्रांसफ़र अच्छे से नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं आपकी दीवारों के ऊपर लोड आने लग गया है डायरेक्ट, तो क्रैक मारेगा। इन दैट केस इवन आप जो ब्रिक वर्क करते हैं उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर पे भी आपने ऊपर क्रैक्स देखे होंगे, आ जाते हैं, राइट, बिकॉज आपका लोड ट्रांसफ़र प्रॉपर्ली नहीं हो रहा। राइट इफ़ यू कैन गेट योर होम डिज़ाइन इन दैट वे, आई थिंक AAC ब्लॉक मुझे बेटर लगते हैं, ओके क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अगर आप बात करें तो उसमें फिनिशिंग नहीं ज़्यादा करनी पड़ती, हाँ, क्योंकि बिकॉज फिनिश प्रोडक्ट स्ट्रेट है, एज होते हैं एकदम मशीन मेड होते हैं। फिनिश प्रोडक्ट है Yeah. ना। पहला तो ये है, दूसरा वो अंदर ठंडा रखता है, फायर रेजिस्टेंट है ना। दीज आर द फ्यू। और सबसे अच्छी बात, वाटर प्रूफ आप कह रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, आप अगर AAC ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, AAC ब्लॉक का ना वेट कम होता है, तो वेट बाई वॉल्यूम अगर आप देखते हैं तो ये जो ब्रिक्स होती हैं उसका वॉल्यूम अगर आप सेम रखें बट वेट हाई होता बहुत है, ज़्यादा होता है। जबकि AAC ब्लॉक का वॉल्यूम ज़्यादा है, वेट कम है। तो आपकी बिल्डिंग पे डेड लोड कम हो गया। डेड लोड कम हो गया तो आप जाहिर सी बात है उसमें आपका रिफोर्समेंट भी बच सकता है, आपका हो सकता है एफिशिएंट और डिज़ाइन हो जाए। राइट। आपका बहुत कॉस्ट क्विक सेविंग भी रेजिस्टेंट डिज़ाइन के हिसाब से बिल्डिंग हल्की ही होनी चाहिए। जैसे आपका जो डेड लोड है उस जिस पे वो डिज़ाइन हुआ है उससे ज़्यादा डेड लोड आपकी बिल्डिंग पे नहीं पड़ेगा, तो बिल्डिंग की लॉन्जिविटी भी बढ़ती है। देखिए आई थिंक अर्थक्वेक का तो आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी संगीता जी के साथ डिस्कस कर ही लिया। अरे शी इज अमेजिंग। आई थिंक शी इज़ अ बेटर पर्सन टू आंसर दिस, बट आई विल से कि इफ़ योर कंस्ट्रक्शन इज दैट वे कि आपका लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म अच्छे से है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बट डेफिनेटली अर्थक्वेक प्रूफिंग के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव ऑलरेडी। यस डेफिनेटली। व्हाट अबाउट टेम्परेचर वेरिएंस? मतलब अभी क्या नॉर्थन इंडिया में सर्दी और गर्मी के बीच में 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर वेरिएंस हो जाता है, राइट? हम यहाँ ज़ीरो से माइनस भी चले जाते हैं कई बार सिवियर विंटर्स में, और गर्मियों में तो 45 48 हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिल्ली जैसे शहर के अंदर या यूपी में भी, हरियाणा पंजाब सब जगह।
जब टेम्परेचर वेरिएंस होता है तो ब्लॉक की एक्सपेंशन होती है गर्मियों में, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन होती है। क्या उसकी वजह से ऐसा तो नहीं कहीं उसकी वजह से क्रैक आ जाए, लोड की वजह से ना आए? आई कैन टेल यू द रेमेडी ऑफ दोज क्रैक्स। अगर आपको ये लग रहा है कि इससे इशू आता है, आपके क्रैक्स आते हैं, तो आप प्लास्टर करने से पहले ना मुर्गा जाली आती है, आप मुर्गा जाली मैश लगा, आता है मिडल मैश आता है, मैश को आप लगा के आप प्लास्टर कीजिएगा, तो वो आपके जो ये वाले इफेक्ट हैं इसको काफ़ी हद तक तो सबड्यू कर जो भी देगा। मैंने पूरी वॉल बनाई है उसके ऊपर मुर्गा जाली लगा के फिर फिर आप उसके ऊपर प्लास्टर प्लास्टर करना प्लास्टर करिए तो है, वो आपको, एक तरीके से रीइंफोर्समेंट की तरह काम करेगी उस ब्लॉक के लिए, इज इट? नहीं मतलब आपका जो उस वॉल एक्सपेंशन के है लिए। उसको काउंटर कर लेगा वो काफ़ी हद तक। ओके, तो वो एंड टू एंड होना चाहिए, हाँ। कॉलम टू कॉलम। ओके, दिस इज अ गुड सोल्यूशन। मुझे लगा ये सिर्फ जॉइंट्स पे करते हैं, वॉल और कॉलम के बीच का जॉइंट कवर करने के लिए। नहीं, आप प्लास्टर आजकल तो, अगर आप, मैं ब्रिकवर्क की भी बात करूँ, आजकल ब्रिकवर्क पे भी लोग मैश को इस्तेमाल कर रहे पूरा मैश लगा के फिर प्लास्टर कर रहे हैं। ओके। वैसे भी हम उसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट डालते हैं अपनी वॉल के अंदर, वो तो वैसे भी जाएगा ही, हैं। जो हाँ, 6 mm या कितने का हर सरिया तीन लगाते या चार ब्रेक के बाद 8 mm का सरिया आप मिल सकता है आपको, तो वो लगा लीजिए, नहीं तो 6 mm का। 6 mm के दो लगते हैं, 8 mm का 10 mm का एक लगता हैं। है। 6 mm का लगा के या 8 mm का सरिया लगा के फिर उसके ऊपर कंक्रीट डालना है, कंक्रीट का बैंड बनाना है एसी ब्लॉक में। जो होता है आपकी जो 4 इंच की वॉल्स होती हैं, मतलब 4 इंच की जो आप उस ब्रिकवर्क केस में ही करते कह हैं, रहा हूँ। उस केस में क्या है, कॉलम टू कॉलम अगर आप जा रहे हैं, तो अगर आप 4 या 3 ब्रिक लगा चुके हैं, तो उसके बाद एक सरिया आप लीजिए, राइट है ना, या तो 8 mm का, राइट दस राइट एम एम का, राइट। या 6 mm का जो आपका अवेलेबल हो, 6 होते हैं तो 2 होते हैं, उनको ड्रिल कीजिए कॉलम में थोड़ा सा, और वहाँ पे उसको आई थिंक सीमेंट पेस्ट के साथ या कुछ पे अगर आपको मिल जाए, उसके साथ अच्छे कुछ केमिकल्स आते हैं, उससे लगा के अंदर ड्रिल करके फिर उस पर कास्टिंग कीजिए, सो दैट यू आर एक्चुअली मेकिंग अ एंकर काइंड ऑफ अ थिंग। राइट, तो मैं यही कह रहा था कि वो जो हमने स्टील बिछा दिया उसके ऊपर छोटा सा कंक्रीट का बैंड डालना है भैया, करेक्ट? वो आपकी इच्छा है, हाँ, बट इफ वो, दैट इज डन दैट इज बट ग्रेट। अगर आप वो डाल रहे हैं तो वो थॉरो होना चाहिए। हाँ समझ गया, शुड बी थ्रू एंड थ्रू, राइट? ओके, दिस इज ग्रेट। बट एटलीस्ट मिनिमम वो होना चाहिए कि हर एक तीसरे या चौथे रद्दे के बाद आपका एक सरिया कॉलम में अंदर वो ड्रिल होना होना चाहिए, चाहिए। क्योंकि वो आपकी जो दीवार है उसको वो कॉलम से जोड़ के रखेगा। हाँ, तभी उसको सपोर्ट ही तो मिलेगा, नहीं तो सपोर्ट ही मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। नहीं तो किसी दिन वो पलट सकता है। सो थैंक यू कुलदीप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। आपने काफ़ी वैल्यूबल सजेशन हमें दिए। इनफैक्ट आई कीप सेइंग दिस विद एवरीबडी, मतलब मैं इनको जानता हूँ जब से, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि एनसाइक्लोपीडिया है ये व्हेन इट कम्स टू सीमेंट। ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ इट, ही इज पैशनेट टुवर्ड्स हिज इंडस्ट्री एंड इट शोज इन हिज कैरेक्टर। Thank you so much, Kuldeep. I would like to take the opportunity to share your email ID and your LinkedIn profile in the video description. ताकि किसी के कोई सवाल होंगे तो शायद वो रीच आउट करें आपको। Definitely, I will share my mail ID with you and you can direct your questions that way. It'll be great. It will be great. LinkedIn profile I have deactivated due to some reasons. Surely when I will activate, I will share. You can write to me at buildmatepodcast@gmail.com, or you can comment in the videos, or you can follow me on Instagram and comment there or message me there. The Instagram handle is buildmatepodcast. I look forward to hearing from you guys. Thank you. Have a great week.